Just wait. वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड में हम लोग ये देख रहे थे कि देखो एवरेज निकालना है और वेट्स का इस बार एवरेज निकालना है, वेट्स के साथ निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करेंगे हर एक कॉमोडिटी का। इसमें मैंने बताया था हर एक कॉमोडिटी का प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100। हर एक कॉमोडिटी का हम P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करेंगे, जिसे हम R से डिनोट करेंगे, कैपिटल R से। ओके, P1 अपॉन P0 इंटू 100 को R से डिनोट करेंगे, प्राइस रिलेटिव निकल गया। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, हर कॉमोडिटी का वेट्स कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू ऑफ वेट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होता है प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर की प्राइस और बेस, तो हमें मिल जाएगा वैल्यू वेट्स। क्या मिलेगा, वैल्यू वेट्स। वैल्यू वेट्स को डिनोट करते हैं बाय दी कैपिटल लेटर W। ओके, हमने प्राइस रिलेटिव यानी कैपिटल लेटर R कैलकुलेट कर लिया, हमने वेट्स मतलब कैपिटल लेटर W कैलकुलेट कर लिया P0 Q0 को मल्टीप्लाई करके। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे W को पूरे R से मल्टीप्लाई करके इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट करने का मतलब होता है RW हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, R एंड W। R एंड W हर एक कॉमोडिटीज का, कॉमोडिटी A B C D E का अगर कैलकुलेट कर लिया, उसका सम टोटल हो जाएगा समेशन RW। ओके, देखो इस क्वेश्चन में करना है हमें कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर बाय वेटेड रिलेटिव मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर 2007 एंड 2000 एज द बेस ईयर। बता दिया है कि 2000 ईयर कौन सा ईयर है, बेस ईयर है। इस बेस ईयर के बेसिस पे मतलब 2000 ईयर को अगर हम क्वांटिटी ले लिया, दिया है हमें, ये हमारा बन गया क्या, Q0। 2000 ईयर की प्राइस जो बन गई वो हमारी बन गई क्या, P0। और प्राइस ऑफ 2007 इसका मतलब है ये बन गया क्या, P1। इतनी बातें क्लियर है सबको, बताइए। ओके, देन हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे बोला है ना वेटेड रिलेटिव निकालना है। वेटेड रिलेटिव भी बोलते हैं वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव को। वेटेड रिलेटिव निकालने के लिए हम लोग सबसे पहला स्टेप ये करेंगे, सबसे पहले हम इसके वेट्स को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम इसके वेट्स को कैलकुलेट करेंगे। वेट्स कैसे कैलकुलेट होता है, P0 Q0, प्रोडक्ट ऑफ P0 एंड Q0। P0 एंड Q0 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, P0 है 80, Q0 है P0 है 5, Q0 है 80। 80 इंटू 5 हो जाएगा 400। वेरी गुड। P0 है 8, यानी प्राइस है 8, क्वांटिटी है 65। 65 इंटू 8 करेंगे तो हो जाएगा 520। 12 इंटू 42 करेंगे बन जाएगा 504। 4 इंटू 37 करेंगे हो जाएगा 148। 4 इंटू 31 करेंगे हो जाएगा 124। 15 इंटू 2 करेंगे यानी P0 Q0 F वाले कॉमोडिटी का, तो क्वांटिटी वेट्स कितना आएगा, वैल्यू वेट 30। ओके, यहाँ हम लोगों ने वैल्यू वेट्स मतलब W कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्राइस रिलेटिव निकालेंगे, R कैलकुलेट करेंगे। R निकालने के लिए हमें प्राइस रिलेटिव निकालने के लिए P1 अपॉन P0 इंटू 100 करना होता है। ये हम लोग चैप्टर की स्टार्टिंग से करते हुए आए हैं, समझ में आया। प्राइस रिलेटिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइस ऑफ करेंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100। करेंट ईयर की प्राइस है 8, बेस ईयर की प्राइस है 5, मल्टीप्लाई बाई 100। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 8 अपॉन 5 इंटू 100। 8 अपॉन 5 इंटू 100 हो जाएगा कितना, 160। बताइए 160 होगा। देन उसके बाद हमें क्या करना है, 14 दूसरा वाला निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 14 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100। यही लिखा हुआ है।
बोलो। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 175। फिर हम क्या करेंगे? 18 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, इसकी वैल्यू आएगी 150। नेक्स्ट हम लोग करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, इसकी वैल्यू आएगी 125, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे? 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, फिर से 125 मिलेगा। फिर यहाँ करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100, तो वैल्यू मिलेगी हमें 200। ये हमने क्या निकाल लिया? ये हमने रिलेटिव निकाल लिया, प्राइस रिलेटिव। ओके, यहाँ हम लोगों ने W कैलकुलेट कर लिया था, यहाँ हम लोगों ने रिलेटिव्स कैलकुलेट कर लिया था। अब हम इन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, मतलब W इंटू R, R इंटू W करने के बाद 400 मल्टीप्लाई बाई 160, कितना आंसर आएगा? 64,000। 520 मल्टीप्लाई बाई 175, 91,000। 504 मल्टीप्लाई बाई 150, आंसर आएगा 75,600। 148 मल्टीप्लाई बाई 125, 18,500। 124 मल्टीप्लाई बाई 125, आंसर आएगा 15,500। 30 मल्टीप्लाई बाई 200, आंसर आएगा 6,000। ये हम लोगों ने R और W का प्रोडक्ट निकाल लिया। और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमें क्या चाहिए था? R और W के प्रोडक्ट का सम डिवाइडेड बाय W के का सम, वैल्यू वेट्स का सम, सम टोटल ऑफ वैल्यू वेट्स, सम टोटल ऑफ वैल्यू वेट्स। अगर हम वैल्यू वेट्स का सम टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 1726। और प्राइस रिलेटिव और वैल्यू वेट के प्रोडक्ट का सम करेंगे तो हमें मिलेगा वैल्यू 2,70,600। यहां तक क्लियर है? दोनों वैल्यूज मिल गई हमें, दोनों वैल्यूज मिल गई तो प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग वैल्यू में पुट करके। प्राइस रिलेटिव इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2,70,600 डिवाइडेड बाई 1,726। यहाँ पे प्राइस रिलेटिव निकालते टाइम क्योंकि ये एवरेज लिखा है ना ये, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100 नहीं करते हैं, ठीक है। तो सीधे आंसर आ जाएगा 156.77। बताइए, यहां तक बातें क्लियर है? हाँ मैम, इंग्लिश की क्लास नहीं चलेगी? इंग्लिश की क्लास क्यों नहीं चलेगी? देखिए यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जो जितने भी फॉर्मूला पढ़ा है ये समझ में आ गया सबको? एक बार समरी रिवाइज कर लेंगे। उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक फॉर्मूला होता है, ये सिर्फ आपको 1 मार्क से क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के लिए याद रखना है। एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग बोलते हैं वैल्यू इंडेक्स नंबर, है ना। क्या बोलते हैं? वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर में क्या किया जाता है? हम लोग वैल्यू इंडेक्स नंबर को निकालने के लिए प्राइस और क्वांटिटी दोनों करंट ईयर की मल्टीप्लाई करते हैं, उसका सम डिवाइडेड बाय सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। वैल्यू इंडेक्स नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? देखो, वैल्यू इंडेक्स निकालने के लिए करंट ईयर की प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ बेस ईयर की प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे निकलता है वैल्यू इंडेक्स। ओके, वैल्यू इंडेक्स कैसे निकलता है? न्यूमरेटर में दोनों करंट ईयर की प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके सम निकालना है, डिनोमिनेटर में दोनों बेस ईयर की प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके उसका सम निकालना है। इज इट क्लियर? इसे बोलते हैं वैल्यू इंडेक्स। इसका क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ फॉर्मूला पूछ सकता है कि इसको हमें बस याद रखना है कि न्यूमरेटर में दोनों करंट ईयर रहेगा और डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय बेस ईयर की प्राइस और क्वांटिटी रहेगी। डिवाइडेड बाय बेस ईयर की प्राइस एंड क्वांटिटी है और न्यूमरेटर में दोनों ही करंट ईयर है। यहां तक क्लियर है आपको?
जस्ट टेल मी। बताइए। यस मैम। ओके ओके, देखो लास्ट टॉपिक हमें स्टार्ट करना है यहाँ पे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, जिसे हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते हैं। कंज्यूमर कंज्यूमर गुड्स पता है क्या होता है? कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में हर दिन यूज करते हैं। जो कंज्यूमर होते हैं यानी कि उस गुड को फाइनल यूज कर लेते हैं, उसका कोई फर्दर यूज नहीं, मतलब कहीं जाके बेचते नहीं है। जैसे अगर आपको ब्रेड खरीदना है, आप किसी शॉप पे जाएंगे, ब्रेड परचेज करके आएंगे, घर में आएंगे, उसका टोस्ट बना के सैंडविच बना के खा लेंगे, खत्म हो जाएगा वो ब्रेड, है ना। आप कोई टी स्टॉल तो खोले नहीं हो कि आप ब्रेड लेके जाओगे अपनी दुकान पे, ब्रेड टोस्ट बना के बेचोगे, उसको फर्दर सेल करोगे। तो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है, खत्म कर लेता है, ठीक है। अगर हम उन कंज्यूमर गुड्स का प्राइस इंडेक्स निकालेंगे ये पता करने के लिए कि जो डेली यूज वाले गुड्स हैं यानी लिविंग इंडेक्स है, वो कितना चेंज हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। पिछले 5 साल में जो कंज्यूमर गुड्स है उसकी प्राइसेस में कितना बदलाव आया है, कितनी महंगाई आई है, ये सारी चीजें पता लगाने के लिए हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालते हैं, है ना। नॉर्मल कॉमन पीपल के लिए, नॉर्मल हाउस होल्ड्स के लिए कितना गुड्स जो है और महंगा हुआ है या सस्ता हुआ है, या उसकी प्राइसेस बढ़ी हैं या घटी हैं, क्या करंट ईयर की प्राइस चल रही है इन कंपैरिजन टू बेस ईयर, ये बातें पता लगाने के लिए हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते हैं, वो निकालते हैं। ओके, ये बात समझ में आई? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। और यहाँ पे लिविंग नहीं लिखा होता है, ये लिविंग होता है, LI होता है, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, LIVING, लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, LIVING, लिविंग इंडेक्स, है ना। हम लोग को डेली सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ गुड्स को कंज्यूम करना पड़ता है ना, हर दिन खाना वाना खाते रहते हैं, सामान यूज करते हैं घर पे, तो उसमें कितना चेंजेस हुआ है, कितना परसेंटेज बेस ईयर और करंट ईयर में चेंज हुआ है, ये पता लगाते हैं हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, ठीक है। इसकी मीनिंग समझते हैं क्या होता है कि इट रेफर्स टू द इंडेक्स नंबर विच मेजर्स द एवरेज चेंज इन द प्राइस paid by specific class of consumer for goods and services consumed by them in current year in comparison to base year। वही बात जो मैंने बताई है कि करंट ईयर की प्राइस क्या है नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज की इन कंपैरिजन टू बेस ईयर, इसे बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई क्या बोला मैंने? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? डेली यूज करने वाले जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जो नॉर्मल कंज्यूमर यूज करते हैं, हाउस होल्ड, हम और आप जैसे लोग यूज करते हैं, उसकी करंट ईयर की प्राइस में कितना चेंज आया है इन कंपैरिजन टू बेस ईयर, उसे बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अगर हमें कंपैरिजन करना है तो उसमें कुछ मेथड भी तो होगा, कोई तरीका भी होगा कि कैसे कैलकुलेट किया जाए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने का क्या क्या मेथड होता है, देखो। There are two methods of constructing consumer price index. CPI मतलब consumer price index, CPI बोलते हैं। कौन कौन से टू मेथड्स हैं? फर्स्ट है क्या? एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब कुल मिला के आप कितना खर्चा कर रहे हो, आपका पूरा टोटल एक्सपेंसेस, खर्चा, टोटल, एग्रीगेट टोटल कहते हैं ना, होल को कहते हैं, टोटल खर्चा करने वाला एक मेथड होता है जिसे बोलते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरा होता है फैमिली बजट मेथड, दूसरा मेथड होता है फैमिली बजट मेथड। अगर अब आप यहाँ पे आगे चल के बहुत खुश हो जाओगे क्योंकि इसमें ये जो दोनों मेथड है, ये दोनों मेथड ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसी चैप्टर में पीछे हम लोग ये दोनों ही मेथड पढ़ चुके हैं, बस हमें नाम नहीं पता था उसका, ठीक है। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड को देखो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है समेशन P1 Q0 डिवाइडेड बाई समेशन P0 Q0 इंटू 100। अब मुझे ये कौन बताएगा कि ये कौन सा वाला फॉर्मूला है, कहाँ पे पढ़े हैं हम लोग?
बताइए। इस मेथड को कहाँ पे पढ़े हम लोग? मैम लैस्प्रीज मेथड। लैस्परीज मेथड, वेरी गुड। ये मेथड कौन सा मेथड है? लैस्परीज मेथड, क्योंकि देखो P1 P0 है ना, और इसमें बेस ईयर की क्वांटिटी दोनों तरफ मल्टीप्लाई हुई है। तो बेस ईयर की बात कौन करता था? लैस्परीज करते थे। तो ये सेम लैस्परीज का मेथड है, जिसे हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, लैस्परीज के मेथड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, और अगर हम फैमिली बजट मेथड की बात करेंगे, फैमिली बजट मेथड में हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए? समेशन आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू। अब ये तो बहुत ही देखा हुआ लग रहा होगा, बताओ कहाँ देखे हैं? वेटेड रिलेटिव मेथड। हाँ, वेटेड रिलेटिव मेथड, जिसे हम वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड भी बोलते हैं, जो कि हम लोगों ने आज ही पढ़ा। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड बजट, फैमिली बजट मेथड भी होता है। अगर आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालना है, यानी कि जो हम लोग कंज्यूमर गुड्स का प्राइस इंडेक्स निकालते हैं, तो उसमें आप फैमिली बजट मेथड से सॉल्व करोगे, तो ये वाला मेथड यूज करोगे। और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, यानी कि कुल मिला के कितना खर्चा हुआ, तो करेंट ईयर की प्राइस मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस ईयर की प्राइस मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर की क्वांटिटी इनटू 100, यानी लैस्परीज का मेथड यूज करेंगे। बताओ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स समझ में आया? इतना ही होता है। इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। बेसिकली ज्यादातर इसके बारे में सिर्फ मीनिंग पूछी जाती है और मेथड आपसे पूछा जाता है ना। सॉल्यूशन करने के लिए बहुत कम चांसेस है कि इससे क्वेश्चन आएंगे। बोलो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स समझ में आया? यस मैम। ओके, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसे हम लोग बोलते हैं, अच्छा आपको पता है होलसेल मार्केट भी होता है एक? यस मैम। होलसेल, होलसेल वर्ड सुना है ना, जब हम लोग बल्क में सामान खरीदते हैं, लार्ज क्वांटिटी खरीदते हैं, एक दो पीसेस नहीं लेंगे हम, दर्जन में पीसेस लेते हैं, या हंड्रेड्स क्वांटिटी होती है, या लार्ज क्वांटिटी में या बल्क में अगर हम लोग सामान खरीदते हैं, तो वो कौन से मार्केट से लेते हैं? होलसेल मार्केट से लेते हैं। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है जितने भी होलसेल में बिकने वाले गुड्स होते हैं, उनके प्राइस में कितना चेंज आया है इन करेंट ईयर में इन कंपैरिजन टू बेस ईयर। बेस ईयर की कंपैरिजन में करंट ईयर में कितने चेंजेस आए हैं होलसेल गुड्स के ऊपर, उसका प्राइस इंडेक्स अलग तरीके से निकाला जाता है, और उसके प्राइस इंडेक्स को हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि हर पर्पस के लिए अलग प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। हर एक काम के लिए एक अलग अलग तरीके का प्राइस इंडेक्स निकालते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे होलसेल गुड्स का प्राइस इंडेक्स निकालना है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालेंगे। कंज्यूमर डेली वाले जो कंज्यूमर वाले गुड्स होते हैं उनका निकालना है, तो सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालेंगे। ओके, मीनिंग क्या होती है? इट रेफर्स टू द इंडेक्स नंबर विच मेजर्स जनरल चेंज इन द होलसेल प्राइस ऑफ गुड। जनरल चेंज मतलब सारे गुड्स में क्या जनरली चेंज आया, है ना। होलसेल प्राइस में कितना चेंज आया, गुड्स में, सामान के होलसेल प्राइस में कितने का बदलाव आया है करेंट ईयर में इन कंपैरिजन टू बेस ईयर। These index number include the item which are traded on wholesale basis like wheat, rice। आपको पता है ना, wheat और rice ये हम लोग थोड़ा थोड़ा नहीं खरीदते हैं, या हमारी बात ही नहीं हो रही है, कंज्यूमर की बात ही नहीं हो रही है। जो होलसेल मार्केट में जो है रैक भर भर के, यानी कि बोरे में चीनी जाता है 50 किलो 100 किलो, उन क्वांटिटीज की बात हो रही है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो होलसेल में बिकते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड आइटम रिलेटेड टू सर्विसेज। अब देखो यहाँ पे लिखा था ना होलसेल प्राइस ऑफ गुड्स, यहाँ गुड्स के बारे में बात हुई थी, सर्विसेज के बारे में बात नहीं हुई थी, क्योंकि हम लोग होलसेल में कभी सर्विसेज खरीदते हैं क्या? सर्विसेज का एग्जांपल दे सकते हो आप लोग? बैंकिंग सर्विस हो गई, टीचिंग सर्विस हो गई। अगर आप कहीं पे टीचिंग सर्विस ले रहे हो, यानी कि हाँ डॉक्टर से सर्विस ले रहे हो, तो डॉक्टर से बोलते हो क्या हफ्ते भर का इलाज एक ही दिन में कर दीजिए आप? ऐसा क्या पॉसिबल है?
हम लोग सर्विसेज कभी भी बल्क में नहीं लेते हैं, सिर्फ गुड्स को बल्क में खरीद सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, इसीलिए इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती हैं। जैसे रिपेयरिंग सर्विस हो गया, इंश्योरेंस, बैंकिंग, टीचर, डॉक्टर, हॉस्पिटैलिटी सर्विस, ये सारी सर्विस को जो है हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स में, लेकिन गुड्स को, जितने भी तरीके के गुड्स होते हैं, अगर वो होलसेल में बिकते हैं तो उसको इंक्लूड किया जाता है। ओके, होलसेल प्राइस इंडेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर्स ग्रुप ऑफ कमोडिटी। होलसेल प्राइस इंडेक्स को हम लोग 3 कमोडिटी के ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। देखो गुड्स की बात हो रही है ना, गुड्स का हम लोगों ने 3 कैटेगरी बना दिया गया है। एक प्राइमरी आर्टिकल हो गया, दूसरा एनर्जी आर्टिकल हो गया, और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल हो गया। गुड्स के 3 कैटेगरी बना दी गई है, प्राइमरी, एनर्जी एंड मैन्युफैक्चरिंग। प्राइमरी का मतलब होता है जितना भी हमें जमीन से मिलती है चीजें, जितना भी हमें कल्टीवेशन करके, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करके गुड्स मिलती है, उसे बोलते हैं प्राइमरी। उसमें सारी प्राइमरी आर्टिकल्स होती हैं, जैसे कि जो जमीन पे पेड़ में उगने वाली चीजें होती हैं, है ना, वेजिटेबल हो गया, वीट है, राइस है, ये सारी चीजें, शुगर केन हो गया, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर एक्टिविटी से मिलता है, और एग्रीकल्चर से एक्टिविटी से जितनी भी चीजें मिलती हैं उसे हम लोग प्राइमरी आर्टिकल बोलते हैं। बात समझ में? एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जितनी भी चीजें मिलती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी आर्टिकल। बोलिए। फिर नेक्स्ट है एनर्जी आर्टिकल। एनर्जी आर्टिकल मतलब जिस चीज से मशीन्स को पावर मिलता है, सोर्स मिलता है ना, काम करने के लिए पावर मिलता है, एनर्जी मिलती है। जैसे कि अगर मान लेते हैं हमारे घरों में जो बिजली आ रही है, पावर जनरेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, तो किसी ना किसी सोर्स से बन रही होगी, कहीं ना कहीं से पावर उसको मिल रहा होगा। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसे बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं उसे? एनर्जी आर्टिकल। जैसे पावर हो गया, है ना, और लिख सकते हैं पावर हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ओके, मशीन्स हो गया, ये सारी चीजें क्या होती हैं? एनर्जी आर्टिकल्स होती हैं। और थर्ड कैटेगरी जो बनाई गई है वो मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल है। मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल का मतलब होता है जिन प्रोडक्ट्स को हम लोग बनाते हैं वो एज इट इज नहीं मिलते हैं हमको, उसको हमें मैन्युफैक्चर करके, यानी कि उसको बनाना पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स में क्या क्या चीजें आती हैं? पेपर, शुगर, है ना, शुगर हमें क्या डायरेक्ट पेड़ से मिलता है? बताओ। नो मैम। शुगर किससे मिलता है, किस चीज से? शुगर केन से, है ना, शुगर केन से मैन्युफैक्चर किया जाता है शुगर को। उसी तरीके से वुड से पेपर को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो जितनी भी चीजें हम लोग प्राइमरी गुड्स को यूज करके सेकेंडरी बनाते हैं, यानी मैन्युफैक्चर करते हैं, वो सारे मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल होता है। तो इसमें एक बात और बताई गई है कि जितने भी तीनों कैटेगरीज हैं, मतलब प्राइमरी आर्टिकल के, एनर्जी आर्टिकल के और मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स के, कितने कितने परसेंटेज जो हैं वो इंक्लूड होते हैं, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। अगर हम बात करेंगे ना मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स के या मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स के, तो मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स में बताया है कि द नंबर ऑफ आइटम्स इन दिस ग्रुप इज 318 एंड द वेट्स गिवन टू देम इज 63.75%। मतलब जितने भी नंबर ऑफ, कौन कौन से ऐसे गुड हैं, कितने नंबर ऑफ गुड्स हैं जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स के अंदर इंक्लूड होते हैं, टोटल कितने गुड्स हैं? 318। समझ में आया? 318 को अगर हम लोग परसेंटेज में निकालेंगे तो वो बन जाएगा क्या? 63.75%। ओके, प्राइमरी आर्टिकल की अगर हम बात करेंगे कि बताओ कितने प्राइमरी गुड्स होते हैं, तो बोला है द नंबर ऑफ आइटम्स इन दिस कैटेगरी आर 98 एंड द वेट्स आर 22.02%। होलसेल गुड्स में टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी आर्टिकल कितने होते हैं? 98, और उनके वेट्स कितने हैं? 22.02%। होलसेल गुड में एनर्जी आर्टिकल कितनी होती है?
टोटल 19 कैटेगरी होती है एनर्जी आर्टिकल की। जैसे एग्जांपल हम लोग यहाँ लिख रहे थे ना, उसमें 19 कैटेगरी होती है। उस 19 कैटेगरी के जो टोटल वेट्स होते हैं वो होते हैं कितने, 14.23%। ठीक है, ये आपके बुक में भी एज इट इज दिया हुआ है, एक बार बुक से रीडिंग करेंगे और इसको हम लोग अपने नोट्स में लिखेंगे भी। बात समझ में आई? इसको आपको लिखना भी है अपने नोट्स में। जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्राइमरी में 98 आर्टिकल हैं, एनर्जी में 19 आर्टिकल हैं और मैन्युफैक्चर्ड में 318 आर्टिकल्स हैं। ओके, इज इट क्लियर? ये इसी के साथ हमारा इंडेक्स नंबर कंप्लीट होता है। इंडेक्स नंबर में कुछ क्वेश्चंस देंगे सॉल्व करने के लिए, आप प्रैक्टिस करिएगा और कोई प्रॉब्लम होगी देन यू कैन आस्क मी।